This is Abdullah Kafi, your friend, philosopher, and guide. A journey of 1,000 miles begins with one single step. एक बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत भी एक पहले कदम से होती है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कल के वीडियो में कि मैं शुरू करूंगा अपने ऑनलाइन लेक्चर्स का सीरीज ग्रामर के हर एक टॉपिक पे। ये वीडियोस या वीडियो लेक्चर्स हर उस एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि ग्रामर के लेक्चर्स आपको चाहिए आसान शब्दों में, आसान एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये क्लासेस, ये लेक्चर्स आपके लिए क्लासेस के जैसा होगा। मैं चाहूंगा कि आप इन लेक्चर्स को वैसे अटेंड कीजिए जैसे आप कोई क्लास अटेंड करते हैं। अपने हाथ में नोटबुक, पेन, पेंसिल, पेपर लेके बैठिए और हर एक वीडियो को एक क्लास सोच करके आप देखिए। उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स आपको ग्रामर का जो डर या उसको लेके जो भी कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वो उसको दूर करेगा। सबसे पहले मैंने प्लान किया कि हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत एक आसान से टॉपिक से, और उस टॉपिक का नाम है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। जाहिर है कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक आइडिया जो ग्रामर में हम डिस्कस करते हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। मैं जब ऑक्सिलरी वर्ब के क्लासेस लेता हूं, जाहिर है ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, और जब बच्चे सुनते हैं ऑक्सिलरी वर्ब तो उनको लगता है कि फिर वही बातें, वही छोटे छोटे वर्ड्स। लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक बात कि जब आपने स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा होगा और जो पढ़ने का तरीका या जो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल अलग था। अब आप जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पढ़ने का अप्रोच बदलेगा। आप हर वो बात सीखेंगे जिसकी वजह से आप ग्रामर में टेक्निकली साउंड होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप अच्छे रीडर बन जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव है कि जब आप अच्छे एक राइटर बन जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम्स में आने वाले कॉमन एरर के क्वेश्चंस को आसानी के साथ आप हैंडल कर पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम हर एक छोटी से छोटी बात को पूरी तरह से समझते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि किसी भी वर्ड के साइज को देखकर या उसकी फ्रीक्वेंसी को देखकर के बहुत आसानी के साथ फ्रीक्वेंटली ये यूज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यूज करते हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी या साइज इसके इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स साइज में छोटे वर्ड्स मगर इंपॉर्टेंस में बहुत बड़े वर्ड्स हैं। इस बात को दिमाग में रख करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरू हो जाइए। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है लेक्चर, आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ऐसे लेक्चर्स की जरूरत है, तो अभी शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अब तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रेडी हो जाइए एक बहुत ही शानदार एक्साइटिंग लेसन के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि आज के टॉपिक का नाम है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले जब भी आप कुछ सुनते हैं, एक एक्टिव लर्नर की पहचान है कि वो जो सुनता है वो रिएक्ट करता है, साथ साथ सुनने के साथ साथ आपके दिमाग में प्रतिक्रियाएं चलती रहनी चाहिए। सबसे पहले इस नाम को सोचिए, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो सहायक किसको कहते हैं? जो सहायता करता हो। आप ये सोचिए कि ये हेल्पिंग वर्ब को ये नाम क्यों दिया गया। जाहिर सी बात है ये ऐसे वर्ब्स हैं जो सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब ये सवाल फिर से आपके दिमाग में आएगा कि ये सहायता करते हैं तो किसकी सहायता करते हैं, और साथ ही साथ ये किस बात में सहायता करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि एक हेल्पिंग वर्ब अपने मेन वर्ब को हेल्प करता है। और किस बात में? तो इसका जवाब बहुत लंबा होगा, लेकिन चार छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रोल्स मैं बताता हूं। हेल्पिंग वर्ब अपने मेन वर्ब की हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस में। सबसे पहली बात इसको आप नोट कीजिएगा, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टेंस कोई भी हो, आप सोचिए एक टेंस का नाम। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस के नाम में दो वर्ड हैं, एक है प्रेजेंट और एक है कॉन्टिन्यूअस। गौर से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम का नाम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये सारे
एक्शन के स्टेट्स के नाम है। तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो ये टाइम है, ये कौन बताता है? यही काम है ऑक्सिलरी वर्ब का। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जांपल कि एक सेंटेंस 2 बार लिखता हूं मैं, आप गौर से देखिएगा। आई एम टीचिंग, and one more sentence with a slight change, I was teaching। ठीक है, इन दोनों ही सेंटेंसेस में गौर कीजिए कि सब्जेक्ट कॉमन है और मेन वर्ब कॉमन है। ये मेन वर्ब का 4th फॉर्म है और ये पता है आपको कि ing फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, काम जारी है। लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया है वो है एम और है वॉज। क्या बदल गया? एम से पता चला कि ये सेंटेंस अपने प्रेजेंट टेंस में है और वॉज से पता चला कि ये सेंटेंस अपने पास्ट टेंस में है। आप इमेजिन कीजिए कि टेंस में जो टाइम का एस्पेक्ट है, क्या ये मुमकिन था बिना ऑक्सिलरी वर्ब के? और जब हम बात करते हैं तो हर एक सेंटेंस का एक्शन किसी ना किसी टाइम के साथ उसका एसोसिएशन होता है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है तो टाइम का कॉन्सेप्ट कभी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब का ये एक इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मेशन ऑफ टेंस। और टेंस में किसी भी सेंटेंस के टेंस को अगर हम गौर से देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इस टेंस में 2 बातें होती हैं, एक एक्शन का टाइम और दूसरा एक्शन का स्टेट। और ये टाइम बताना किसकी जिम्मेदारी है? ऑक्सिलरी वर्ब की। और इसीलिए आज इसी से हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी बात और, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने कोशिश की है कि हर एक छोटी बात बहुत आसान, बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से सीखें हम। पहली बात यह भी आप याद रखें कि ऑक्सिलरी वर्ब जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं उनका टोटल नंबर है 24। किसी किसी लेक्चर में या किसी बुक में आपको 27 भी दिखेगा, वो भी सही है। 24 या 27, ऐसा क्यों है कभी 24 और कभी 27 कहा जाता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज के क्लास में आगे। तो इसको नोट कीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल नंबर है 24। सो दे आर 24 इन नंबर। अगली बात करते हैं। आपने गौर किया होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए उसमें क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स में क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन से हमें पढ़ने को आसान बनाने में मदद मिलती है और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे या सीखेंगे उनको याद रखना और याद रखने के बाद यूज करना आसान हो जाता है। तो पहली बात सीखी हमने ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। एक है कुछ वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। दूसरी बात सीखा हम लोगों ने कि मेन वर्ब की मदद किस किस मामले में करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ टेंस, यानी टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। इसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ बातचीत करेंगे आगे के इसी वीडियो में आगे किसी समय। लेकिन उसके पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इसकी बात करें आप, तो फिर से हम उसको क्लासिफाई करेंगे और पता चलेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे लैंग्वेज में 3 तरह के होते हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नोट कीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या है 11, 11। और फिर यहां भी एक छोटा सा क्लासिफिकेशन करेंगे हम, सब क्लासिफिकेशन। ये है सबसे पहला वर्ब टू बी। उम्मीद करते हैं जो मैं लिख रहा हूं आपको नजर आ रहा होगा, क्लियर है? टू बी। ऐसे आप गौर कीजिए कि बी का मतलब क्या होता है? होना। हिंदी में मैं लिखता हूं आपको समझाने के लिए। अब ये होना किसी चीज का स्टेट बताता है। मैं टीचर हूं, ये मेरा स्टेट है, मेरा टीचर होना। तब गौर कीजिए, जब मैं कहता हूं, मान लो एक ही सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मैं बोलूं कि मैं टीचर हूं, और होम के लिए अगर होना शब्द का इस्तेमाल किया जाता, इमेजिन कीजिए तो कैसा लगता? मैं टीचर होना
मेरे पापा टीचर होना और मेरा भाई टीचर होना। तो ये सुन के अजीब लगेगा, होना होना होना। तो अलग सब्जेक्ट के लिए हिंदी में भी हम क्या करते हैं, मैं टीचर हूं, मेरे पापा टीचर हैं और मेरा भाई टीचर है। तो हूं, है और है, ये तीनों के तीनों हिंदी में होना के डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से अंग्रेजी में भी वर्ब टू बी को अगर हम गौर से देखेंगे तो पता चलेगा इसके तीन फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में, इज और एम और आर। और इसके अलावा पास्ट के लिए वॉज एंड वर। गौर करते चलिएगा, कुछ बातें जो हमने शुरू में की थी उसको आप बार बार महसूस कीजिए। ये जो टू बी है, इसके बारे में क्या सीखा मैंने? टू बी किस चीज का नाम है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? एक टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब का। उल्टा भी चलेंगे हम, आगे भी बढ़ेंगे हम। तो टू बी को सबसे पहले समझना है कि टू बी जब कहा जाएगा तो आपको सोचना है इन पांचों शब्दों के बारे में, इज, एम, आर और वॉज, वर के बारे में। ये कलेक्टिवली समझो एक फैमिली का नाम है। ये टू बी एक फैमिली का नाम है। इस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, इज है, एम है, आर है, वॉज और वर है। तो ये 5 वर्ड्स हो गए। इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास दूसरा वर्ड है वर्ब टू हैव। नोट कर लीजिए, वीडियो बार बार देखने का मौका नहीं मिलेगा, आपके पास नोट्स होने चाहिए अपने हर एक लेक्चर का। टू हैव, अब इसके बारे में सोचना है कि टू हैव फिर से एक फैमिली का नाम है, ग्रुप का नाम है टू हैव। अब इसको जब हम खोल के देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 3 शब्द हैं। एक है हैज, दूसरा है हैव और तीसरा है हैव। आज सिर्फ हम 24 ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अगले लेक्चर में इसके यूजेस के बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो यहां पे गौर करना है, हैव और हैज और हैड पैटर्न सोच देखिएगा, इस पे फोकस कीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, एक छोटी सी बात और ऐड की जाए। और तीसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो थर्ड कैटेगरी है और थर्ड क्लास है, उसको कहा जाता है वर्ब टू डू। इसको भी सोचना है कि एक कलेक्शन का नाम है। इसको जब आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो इसके अंदर आपको मिलेगा डू और डज और डिड। गौर कीजिए, मैंने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि ऑक्सिलरी वर्ब का एक इंपॉर्टेंट काम होता है फॉर्मेशन ऑफ टेंस, और टेंस में टाइम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहां पे आप गौर करें, इज, एम और आर को आप किस टाइम के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं? जाहिर है प्रेजेंट। और वॉज और वर जब सुनते हैं तो इसको सुनते ही आपको कौन सा टाइम याद आता है? पास्ट। तो इससे पता चल गया कि अच्छा, इन वर्ड्स के अंदर टाइम का एक सेंस छुपा, यानी ये डिनोट करते हैं प्रेजेंट टाइम को, और ये 2 वर्ड्स दिखाते हैं पास्ट टाइम। बिल्कुल उसी तरह से हैज और हैव, ये जब आप सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है? प्रेजेंट टाइम। और जब आप हैड सुनते हैं तो आपको याद आता है पास्ट। याद रखिए, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये सारे वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी को टेंस पढ़ाते हैं। यानी टेंस में हर एक एक्शन का एक टाइम के साथ एसोसिएशन है, और टाइम समझने के लिए मुझे देखना पड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद है डू और डज। फिर से आप गौर कीजिए, इन दोनों वर्ड्स में प्रेजेंट टाइम का सेंस है, और डिड उसी का पास्ट इक्विवेलेंट है। अब गौर से देखिए, गिनेंगे तो मुझे पता चलेगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल नंबर है 11। इनको कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का खास काम है प्रेजेंट और पास्ट टाइम बताना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रेजेंट और पास्ट टाइम बताना। तो जिस सेंटेंस में भी मुझे ये वर्ड्स मिल जाते हैं, मुझे पता चल जाता है कि उस सेंटेंस का टेंस, कम से कम टाइम तो जरूर पता चल जाएगा। यहां पे क्या मिस कर रहा है आप गौर कीजिए, प्रेजेंट और पास्ट है, टाइम का तो तीन तरह के टाइम है। तो एक टाइम छूट रहा है, वो है फ्यूचर, और ये फ्यूचर टाइम का रेफरेंस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सीधे तौर पे जुड़ा नहीं है। इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा मोडल, विल और शैल। अगर आप चाहें तो इस बात को नोट कर लें एक साथ करने के लिए पूरी बात को।
कि तीनों टाइम को कवर करना है अगर, तो प्रेजेंट के लिए इज, एम और आर है, हैज और हैव है, डू और डज है। पास्ट के लिए वॉज और वर है, हैड है और डिड है। और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो मॉडल्स हैं, शैल और विल। तो ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कुछ छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी। आप इस बात को याद रखिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड और डू, डज एंड डिड, ये 11 शब्द अंग्रेजी ग्रामर में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि इस क्लास को, इस लेक्चर को एक क्लास की तरह से अटेंड करना है। हर एक बात सुनिए, समझिए। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई ऐसी बात जो दिमाग में नहीं जा रही है और लेक्चर में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर से लिखेगा। हम लोग हर एक कमेंट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स का एक्सप्लेनेशन या उसका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम इसके अगले वीडियो में। वीडियो को देखना है पूरा शुरू से लेकर आखिर तक। 20 से 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा और ये बहुत ही काम का वीडियो है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियोस यूट्यूब पे मुफ्त में मिलते हैं, तो आमतौर पे हम लोगों की आदत है कि जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। मगर हम इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप इन वीडियोस को अगर अच्छे से देखना शुरू करेंगे तो ग्रामर के सिलसिले में जो भी आपको परेशानियां आती हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की बात। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने सीखा ऑक्सिलरी वर्ब 24 है, जिसमें 11 है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा सेट जिसको कहते हैं मॉडल। मोड से मॉडल, इसको मोडाल और मॉडल पढ़ना सही नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये और आसान और मजेदार हैं। इनका टोटल नंबर है 10। इनके अपने काम है। जाहिर सी बात है, मैंने बात की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम है प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम इंडिकेट करना। मॉडल्स में से दो, विल और शैल, फ्यूचर टाइम बताने में मदद करते हैं हमारी, और बाकी मॉडल्स पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो मेन वर्ब नहीं कर सकते। मॉडल्स का काम अलग है मेन वर्ब से। इनका टोटल नंबर है 10, जैसा कि आपने देखा, इसको नोट कीजिए। पहला वर्ड है विल और है वुड। ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। विल और वुड, सब कुछ साफ साफ सबको नजर आ रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। शैल और शुड, कैन और कुड, मे और माइट, मस्ट एंड ought to। याद कर लीजिए, एक सांस में बोलिए। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ought to। ये कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये इसका है, विल का वुड है और शैल का शुड है। ये जानिए कि हर एक मॉडल, जाहिर है इसके साथ संबंध तो जरूर है, मगर वुड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड के तौर पे भी देखा जाएगा। इसके कई यूजेस हैं। बिल्कुल उसी तरह से शैल का शुड के साथ कनेक्शन तो जरूर है एक सेंस में, मगर शुड के अपने भी यूजेस हैं। उसी तरह से कैन और कुड दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन कुड का अपना भी इंडिपेंडेंट यूजेस है जहां पे कैन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मे के साथ माइट और मस्ट और ought to, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं। सिर्फ 7 पेयर बनाने के लिए मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसका ये है, बल्कि ये समझना है कि हर एक मॉडल में एक एक वर्ड अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसके अपने इंडिपेंडेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे हम कि हर एक मॉडल का अपना अपना यूज है, उसको तफसील से पढ़ेंगे हम आगे के किसी वीडियो में। तो ये 10 हो गए हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। 11 थे प्राइमरी, 10 है मॉडल्स। और आगे बढ़ते हैं और आखिर में इसके बाद जो अगला सेट है वर्ब्स का वो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक बात साथ साथ बताता चलो कि किसी किसी लेक्चर में, किसी किताब में मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को अलग से जगह नहीं दी जाती है, तो एक आम स्टूडेंट के लिए चलेगा,
लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनको मार्जिनल्स को अलग से पढ़ना पड़ेगा, वरना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मॉडल्स को और मार्जिनल्स को अलग अलग देखना, समझना, पढ़ना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सेट की तरफ। मार्जिनल्स का टोटल नंबर है 3। 3 वर्ड्स हैं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका नाम है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन मार्जिनल्स को किसी किसी बुक में, किसी किसी लेक्चर में आप सुनेंगे सेमी मोडल्स के नाम से। सेमी मोडल्स, SEMI, सेमी मोडल्स। तो ये भी एक करेक्ट नाम है इसका। और मोडल्स का एक और नाम है, इसको कहते हैं डिफेक्टिव वर्ब्स। डिफेक्टिव का मतलब होता है खोट वाला, जिसमें डिफेक्ट हो। क्यों ऐसा है इसके बारे में भी बात करेंगे। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस लेक्चर को देखने के बाद वो 24 शब्द आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए। तो ये सेमी मॉडल में 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है नीड, दूसरा वर्ड है डेयर, और तीसरा यूज्ड टू। ठीक है, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ये 3 वर्ड्स हैं छोटे छोटे जिनका नाम है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स या सेमी मॉडल्स। अब गौर कीजिए कि सबसे पहले मैंने 11 प्राइमरी वर्ब्स के बारे में बात की। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज एंड हैव। फिर हमने बात की 10 मॉडल्स की, विल और वुड, शैल और शुड, कैन और कुड, मे और माइट, मस्ट एंड ऑट टू। और ये 3 हो गए मार्जिनल्स। तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी टोटल संख्या है 24। और यही बात मैंने आज क्लास के शुरू में कही थी कि ऑक्सिलरी वर्ब का टोटल नंबर है 24। इनका रोल इंपॉर्टेंट है। वही रोल है इन 24 छोटे छोटे शब्दों का जो रोल हमारे बॉडी में, हमारे बैकबोन का है। जैसा मैंने बताया कि बैकबोन में 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। बैकबोन के बिना हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह से इन 24 छोटे छोटे वर्ड्स के बिना एक भी स्ट्रक्चर सेंटेंस के लिए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज में। इनका ये इंपॉर्टेंट रोल है। किसी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिखता नहीं है, लेकिन वहां भी ऑक्सिलरी वर्ब का एक छोटा सा सेंस छुपा होता है, वो हिडन है। उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो इसको समझना है कि 24 छोटे वर्ड्स, मगर 24 छोटे शब्दों के साथ बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उनको अच्छे से समझ के ही हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जस्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो बात मैंने पहले बताई। इनके यूजेस के बारे में बातचीत करेंगे हम आने वाले क्लासेस में। एक छोटा सा पॉइंट मैं चाहता हूं आपको दिमाग में रह जाए कि हर एक कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करते हैं ग्रामर में हम, जाहिर है कि हर कॉन्सेप्ट के साथ उसका कोई एप्लीकेशन है, उसका कोई यूज है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ हम तभी किसी वर्ब को कहेंगे जब वो किसके साथ यूज किया जाए, किसी मेन वर्ब के साथ। कोई शब्द जो मेन वर्ब के साथ यूज किया जा रहा है वही ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये क्यों यूज किया जाता है, तो हमने सीखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम मेन वर्ब के साथ है। क्या एक्सप्रेस करते हैं ये? टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम सोच भी नहीं सकते बिना ऑक्सिलरी वर्ब के। वर्ब का एक एस्पेक्ट है मूड, इसका भी वहां पे यूज करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। और तीसरी चीज है वॉइस। तो इन तीनों जगहों पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज और एप्लीकेशन दिखेगा। इसके बिना ऑक्सिलरी वर्ब के ना हम टेंस सोच सकते हैं, ना मूड सोच सकते हैं, और ना ही वॉइस सोच सकते हैं। आगे एक छोटी सी बात करेंगे हम। बने रहिए लेक्चर में, गौर से सुनिए। हर एक लेक्चर को एक क्लास समझ के देखिए। अपने हाथ में नोटबुक और पेन रख के बैठिए, एक ईमानदार और अच्छे बच्चे की तरह। वीडियो पसंद आएगा। मैंने कोशिश की है कि आम वीडियो का जो ट्रेडिशन है मैं उससे थोड़ा सीरियस एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें आपको महसूस हो कि आप क्लास कर रहे हैं और आप कोई दूसरा कॉमेडी शो नहीं देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोस को शॉर्ट, सिंपल और सीरियस रखें। हम लोग हंसेंगे भी, शेर व शायरी भी करेंगे, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड होगा। हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन, टीचर और स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
लोग हैं इनफैक्ट सोसाइटी के, इनकी डिग्निटी को हम डैमेज ना करें, इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश कीजिए, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करना चाहिए। एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात को सुनने के बाद आपके दिल में आने वाला एक कंफ्यूजन जरूर से जरूर दूर हो जाएगा। वो छोटी सी बात क्या है, इसको समझते हैं। मैं यहीं पे लिख के समझाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग, और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर। करेक्ट? इन दोनों सेंटेंसेस में आपने गौर किया होगा कि मैंने सेम वर्ड यूज किया है, एम, यहां भी और यहां भी। आपका एक कंफ्यूजन दूर होगा अभी, वो ये कि एम पहले वाले एग्जाम्पल में किसके साथ यूज किया गया है? टीचिंग के साथ, जो कि एक मेन वर्ब है। तो यहां पे एम एक ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये किसके साथ यूज किया जा रहा है? मेन वर्ब के साथ। दूसरे केस में एम के बाद जो वर्ड आ रहा है वो है टीचर, जो कि एक नाउन है। तो ये हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बनने के लिए ये जरूरी है कि वो किसी मेन वर्ब की हेल्प करे। तो पहले केस में एम एक ऑक्सिलरी वर्ब जरूर है, मगर दूसरे वाले केस में एम के बाद क्या आ रहा है? नाउन, अ टीचर। इसको इस सेंटेंस में इसका नाम है ग्रामर की भाषा में कॉम्प्लीमेंट। तो इस एम को मैं ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोल सकता, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये एक दूसरा वर्ब है। इसका नाम है यहां पे लिंकिंग वर्ब, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिंकिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट के बिना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं ग्रामर में, कॉमन एरर के, जो हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और उनका दूसरा रोल भी है। तो ये दोनों रोल में डिफरेंशिएट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि कम से कम जितने वर्ब को, जिनको आप किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, उन्हीं वर्ड्स में से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एक दूसरे नाम से, यानी लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं। कैसे पता चलेगा? तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब तभी है जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आ रहा है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिखने वाला शब्द मेन वर्ब के साथ नहीं है, तो वो वर्ड जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, उसका कोई और नाम है। जैसा कि मैंने बताया कि वैसे वर्ड्स का नाम क्या होगा? लिंकिंग वर्ड्स, या इसका एक और नाम है, आप लिख सकते हैं कॉप्यूला, COPULA। लिंकिंग वर्ब या लिंक वर्ब या कॉप्यूला, ये सारे के सारे नाम से एक ही वर्ड जाने जाते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आएगा वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे मैं कहूंगा आई एम हैप्पी। हैप्पी एक एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। तो यहां भी एम किसके साथ आ रहा है? एक एडजेक्टिव के साथ। तो ये बात तय हो गई कि यहां एम अ टीचर, एम हैप्पी, इन दोनों केस में एम के बाद आने वाला वर्ड मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब एम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो क्या है? यहां पे भी इसका नाम होगा लिंकिंग वर्ब या कॉप्यूला, यहां पे भी इसका नाम होगा लिंकिंग वर्ब या कॉप्यूला, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ड नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है, और इसी नाउन या इसी एडजेक्टिव को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक शब्द है जो नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, और यह हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में कोई सूचना देता है। यहां पे टीचर किसके बारे में बात बताई गई? आई के बारे में, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहां पे हैप्पी किसके बारे में बात बताई गई? आई के बारे में, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बारे में और भी तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन ये छोटी सी बात बताना जरूरी थी। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास को आसान एग्जाम्पल्स, आसान लेक्चर के साथ डिस्कस करूं। उसके बावजूद अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर से जरूर अपने डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोशिश किया जाए कि इस वीडियो लेक्चर के सीरीज को एक ऐतिहासिक लेक्चर बनाया जाए। आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा, और मिलजुल करके एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश होगी। हम लोगों के यहां क्रांति पैदा करेंगे, यह मेरा वादा है। आपका साथ चल।
थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत मजा आया आपको पढ़ा के, आपने भी इंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो काम का लगता है तो आप अभी 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में और बहुत सारी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।